नमस्कार बच्चों, ज्ञान गाइडेंस फेज 3 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक, +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय फतेहपुर गया जिससे हूँ। आप लोगों के बीच में गणित विषय में 2 चर वाले रैखिक समीकरण टॉपिक चल रहा था। इसमें प्रत्येक बिंदु पे आप लोगों के बीच में चर्चा की गई। चर, अचर, रैखिक समीकरण सारे बिंदुओं को अच्छे से डिस्कस किया गया और सारी बातों को अच्छे तरीके से बताया गया। बच्चे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 5 तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें से 2 विधि आप लोगों के बीच में बता दिया गया है। एक लुप्तीकरण विधि और दूसरा आपका था प्रतिस्थापन विधि। ये 2 विधि के बीच में आप लोग के बच्चे बता दिए गए हैं और दोनों विधियों पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर दिया गया है। आज का हम लोग ये देखेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये था बच्चे, सरलीकृत रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए ये 5 विधियां प्रचलित हैं। तुलनात्मक विधि है जिसको बाय कंपैरिजन मेथड कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, लुप्तीकरण विधि हो गया बच्चा, बाय एलिमिनेशन मेथड हो गया, और ये वक्र जो है बच्चा, इसी को हम लोग कहेंगे वज्र गुणन। यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम लोग, वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अनुपात निर्धारण या अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो इसमें से 5 विधि में से 2 विधि आप लोगों के बीच में बता दिया गया है और उन दोनों विधियों पे आधारित प्रश्नों को भी हल कर दिया गया है। बच्चे, आज हम लोग इसमें देखेंगे बेटा, मुख्य इंपॉर्टेंट आपका है वज्र गुणन विधि, और एक बच गया अनुपात निर्णय विधि, और एक का बच्चा तुलनात्मक विधि। ये 3 विधि को आज हम लोग देखेंगे और तीनों विधियों पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम लोग, सबसे पहले उठाते हैं वज्र गुणन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। कंडीशन अगर लगा दिया कि इस विधि से बनाए तो आप उसी विधि से बनाएंगे, और अगर कंडीशन नहीं लगाया तो 5 में से किसी भी मेथड से आप प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, आपका 2 अंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए हम लोग वज्र गुणन विधि को देखें। देखेंगे बच्चे, वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण आपको दिए गए हैं और ये 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकाला गया है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि x और y का मान कैसे आएगा। सरल तरीके से, आसान तरीके से बच्चे कैसे x और y का मान हम निकालेंगे सर, उन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। देखना चाहेंगे आप लोग, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये क्या इक्वेशन फर्स्ट है। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्यारे बच्चों, ये देखना चाहेंगे हम लोग कि a1 क्या है सर, b1 क्या है सर, c1 क्या है सर। तो क्या देख रहे हैं, x का गुणांक a1 हो गया समीकरण 1 में, b1 जो है वह y का गुणांक हो गया, और c1 प्यारे बच्चों कांस्टेंट हो गया, अचर पद हो गया। समीकरण 2 में a2 जो है वो x के बगल में है तो x का गुणांक हो गया, y के बगल में b2 है तो b2 y का गुणांक हो गया, और c2 जो है वह
अचर पद हो गया। तो ये समीकरण 2 के लिए हम लोग बात कर रहे थे। इन दोनों समीकरण को अगर आपको कहा जाए प्यारे बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करें या वज्र गुणन विधि से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग बेटा कैसे इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से हम लोग देखेंगे। पहले आप यहां पर x ले लीजिए, देखो बच्चा x ले लीजिए और इसके बाद प्यारे बच्चों आप y ले लीजिए और इसके बाद कुछ अभी नहीं लीजिए। ध्यान से देखिएगा, जब आप x ले लिया तो यहाँ पे x वाले को पूरे के मान को गौण कर दीजिए, ठीक है। x को मान को जब आप गौण कर दिए तो हम 3 बात आप लोग के बीच में सिखा रहे हैं कि एक फर्स्ट बार चलेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, फर्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे आएंगे, दूसरे स्टेप में बच्चा नीचे से ऊपर चढ़ेंगे और फिर तीसरे स्टेप में बेटा हम लोग ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ध्यान ये रहेगा कि फर्स्ट में ऊपर से नीचे आएंगे, सेकेंड में नीचे से ऊपर चढ़ेंगे और थर्ड में फिर ऊपर से नीचे आएंगे। देखेंगे बच्चे यहाँ पर कि सर x को जब आपने लिया है तो x को बेटा झाप दो पूरा। अब आपके पास बचा क्या? बचा सर y का गुणांक, फर्स्ट समीकरण का कांस्टेंट और सेकंड समीकरण में y का गुणांक और कांस्टेंट। तो बेटा बचा क्या वो देख लीजिए आप यहाँ पर, गुणांक को y को छोड़ दीजिए, b1 c2। देखिए जो बचा उसको आप इस तरह से देखेंगे, b1 c1 b2 c2। तो बच्चा हम इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि x जो लिया तो x को ढक दीजिए, आप यहाँ से ले लीजिए b1 c2, इस तरह से लेंगे बच्चे। तो b1 c2 माइनस, फिर नीचे से चलेंगे बेटा b2 c1। फिर एक बार आप बढ़िया से देख लीजिए, जब x आपने यहाँ पर यूज किया तो x वाले को ढक दीजिए, बचा कौन? y का गुणांक और कांस्टेंट। तो देखिएगा आप गुणांक को लीजिएगा b1 c2 फिर b2 c1, बीच में माइनस का चिन्ह ले लिया। आप जब y आपने लिया बच्चा तो y वाले को आप ढक दीजिए, बचा क्या? x के गुणांक और आपके पास कांस्टेंट। तो क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे आया, सेकेंड स्टेप में नीचे से ऊपर चलेंगे बच्चा। तो y को जब लेंगे तो नीचे से गुना करेंगे a2 c1, देखिए यहाँ से गुना करेंगे बच्चा a2 c1 और फिर इसके बाद यहाँ से गुना करेंगे, तब जाकर के आपका ये बात क्लियर होगा। देख लीजिए, तो देखेंगे आप यहाँ पर ये जब y आपने ले लिया तो a2 c1 माइनस यहाँ से जब करेंगे बच्चा a1 c2 और लास्ट में कांस्टेंट की बारी आती है तो हम लोग 1 ले लेते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। 1 लेने के बाद देखिए इसको आप ढक दीजिए। फर्स्ट स्टेप में आप ऊपर से नीचे आए थे, सेकेंड स्टेप में नीचे से ऊपर गए, थर्ड में ऊपर से नीचे आएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसको आप झट देंगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा a1 b2, यहाँ पर लेंगे बेटा a1 b2 माइनस, इसको क्रॉस गुना करना a2 b1। देखिए अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आसान हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे बच्चे कि बेटा x और y का मान अब हमको यहाँ से ज्ञात करना है, लेकिन इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं बच्चा रोमन में समीकरण 3। अब क्या देखना चाहेंगे कि सर ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम फर्स्ट को थर्ड से ले लेंगे बराबर में, सेकेंड को फिर थर्ड से बराबर ले लेंगे बच्चा। तो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे बाबू, देखिए हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और थर्ड से चलेंगे बच्चा। देखेंगे फर्स्ट और थर्ड से तो क्या होगा, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1।
और थर्ड में क्या है 1/a1b2 माइनस a2b1। क्रॉस इसको गुना कर लीजिए आप, तो क्या देखेंगे x बराबर यहाँ पे आ जाएगा b1c2 b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ये बेटा ये जब दो चर वाले इस प्रकार से दो रैखिक समीकरण था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके x का मान हम लोगों ने ये निकाला b1c2 माइनस b2c1। यहाँ पे आप इसको बढ़िया से अच्छा से लिखेंगे बच्चा c1 a1b2 माइनस a2b1, ये x का मान निकला। अब सर इसी तरीका से y का मान भी निकाल लेंगे। हाँ बेटा समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 को आप जब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे आपस में दोनों बराबर होगा, तो ये y a2c1 माइनस a1c2, फिर आगे आ गया बच्चा a1b2 माइनस a2b1, फिर इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो यहाँ से y का मान आ जाएगा बच्चा, ये चला जाएगा वहाँ a2c1 माइनस a1c2 बटा a1b2 माइनस a2b1। तो ये बच्चा आपका y का मान निकल करके आया। तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को जो आपने देखा यहाँ पर था प्यारे बच्चे, ये आपके पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण था। इन दोनों रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि के द्वारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व किया गया तो x और y का मान इस प्रकार से प्राप्त हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि समीकरण में a1 b1 c1 है तो रिजल्ट भी बच्चा a1 b1 c1 के रूप में ही आएगा। देखेंगे यहाँ पे तो x और y का मान इस प्रकार से आ गया। अब इस पे आधारित हम प्रश्न को लेते हैं और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा देखना बहुत आसानी से अच्छे लगेंगे और प्रश्न और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग के बीच में है। देखिए ये प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न को आप ले लेंगे, लेकिन इस प्रश्न में एक खासियत दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अप्रमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में जब यूनिक हल होंगे, अद्वितीय का मतलब उसके सिवा कोई दूसरा हल नहीं होगा, एक और केवल एक ही हल होंगे बच्चे। वो अगर हल होता है तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि से, ब्रज नहीं बेटा, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग बात यहाँ पर देखे थे, बात क्या देखे थे बेटा? बात ये पढ़े थे हम लोग कि सर अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं, अगर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 था बेटा, तो ये कंडीशन में एक और केवल एक हल होता था और इसे हम लोग अविरोधी युग्म कहते थे। इसी को हम लोग अद्वितीय हल भी कहा था। दूसरी बात था प्यारे बच्चों कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2। तो बेटा इस स्थिति में था कि कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका विरोध हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा और इसका बेटा कोई हल नहीं होगा। तीसरी बातें आपने देखा था कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर ये तीनों बात बराबर हो जाए, तीनों अगर आपस में अनुपात बराबर आ जाए, तो ऐसे स्थिति में प्यारे बच्चों ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होगा और इसे हम लोग आश्रित या मिश्रित युग्म कहते हैं। तो इन तीनों पर आप चेक करेंगे कि ये प्रश्न जो है वो किस प्रकार के रूप का है।
तो फर्स्ट का जब हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो क्या कहेंगे, a1 का मान 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, b1 का मान -3 है और c1 का मान बच्चा 0 है। अगला कड़ी में आते हैं बेटा, तो a2 का मान 3 है, b2 का मान -9 है और c2 का मान भी -2 है। तो क्या देखना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर हम निकाल ले a1 बाई a2, तो a1 का मान 1 बेटा और a2 का मान 3, फिर निकाल ले b1 बाई b2, तो b1 का मान -3 बच्चा और b2 का मान -9, कैंसिल हो गया, 3 3 9, 1/3 आ गया। फिर c1 बाई c2 निकाल ले बेटा, तो c1 बाई c2 का मतलब c1 का भी मान 0 और c2 का मान आपके पास कितना है बेटा, -2। रिजल्ट क्या आएगा बच्चा, 0। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 के तो आ रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर देखना चाहेंगे कि c1 बाई c2 का मान 0। तो c1 बाई c2 का मान जब आपके पास 0 आ गया, तो क्या स्थिति देखने को मिला कि सर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस प्रकार की स्थिति आ गया, तो आपने कहा था बेटा कि मुर्गी को दूसरे बार जब्हा किया गया है तो विरोध होना स्वाभाविक है, और जब विरोध हो गया तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो साफ बात यहाँ पे कहा गया कि वज्र गुणन विधि से उसी को हल करेंगे जिसका अद्वितीय हल होगा। तो इस प्रश्न का तो अद्वितीय हल नहीं हुआ, इसका तो कोई हल हुआ ही नहीं है। चलो इसको हटा दो बच्चा। अब हमारे पास दूसरे सवाल है। दूसरे सवाल को जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बच्चा, चेक करेंगे, तो बात हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से देखेंगे। ये बेटा a1 का मान हो गया 2, b1 का मान हो गया 1 और c1 का मान हो गया 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बच्चा a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया 2 और c2 का मान बच्चा, अगर इधर करते हैं तो -5 होगा और इधर करते हैं बेटा, तो रहने दीजिए 5 है और इधर कर देते हैं तो 8 है। अब देखेंगे बच्चा कि इसी को हम लोग अगर निकाल लें a1 बाई a2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 3। फिर निकाल लें बेटा b1 बाई b2, b1 का मान 1 और b2 का मान प्यारे बच्चों 2 है। आगे इसी कड़ी में c1 बाई c2 चलेंगे, तो c1 का मान 5 है बेटा और c2 का मान 8। तो क्या स्थिति आया कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के बराबर भी नहीं है c1 बाई c2 के। तो क्या देखा था कि सर अगर फर्स्ट में अगर बराबर नहीं है तो बात यहीं से क्लियर हो गया था। अगर तीनों भी बराबर नहीं आए तो इससे ये बात स्पष्ट होता है कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल होगा और उसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में अद्वितीय हल की स्थिति आ गया तो इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। मतलब सीखना ये हम लोगों को कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सर प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे, देखिए इसी को हम लोग प्रश्न को नोट कर लेते हैं। देखना क्या सवाल आपके बीच में है, 2x + y बराबर 5, इधर कर देंगे बेटा -5 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और अगले कड़ी में क्या है बेटा, 3x + 2y -8 बराबर 0, ये इक्वेशन कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको जो है बच्चा हम लोगों को हल करना है, ठीक है, हम लोगों को इसको हल करना है। देखिए बच्चे, अब ये प्रश्न आप लोगों के बीच में लिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखेंगे बेटा, ये प्रश्न को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से देखेंगे क्या कुछ। x निकालना था बेटा, आपको उस समय रूल भी सिखाया था, और उसके बाद y निकालना था, और लास्ट में सर ने कहा कि सर कुछ भी रहे तो 1 ले लेना है।
देखो बेटा x निकालना था, क्या किया, x वाले को सर एकदम चुपचाप झांक दीजिए। y का जो गुणांक होगा सर ऊपर से नीचे गुना कीजिए। y का गुणांक कितना है बच्चा, यहाँ पर 1 है, ठीक है बेटा। तो 1 है तो 1 गुना, यहाँ पर लीजिए 1 गुना -8, बीच में चिन्ह माइनस का, फिर बेटा क्या होगा 2 गुना -5, 2 गुना -5। देखिए गड़बड़ी नहीं होना चाहिए गुना में बच्चा, x को जान दीजिएगा तो y के गुणांक को लेना है बच्चा यहाँ पर हम लोगों को। तो y के गुणांक को लेना है तो 1 गुना -8, बीच में चिन्ह माइनस का नियम से होगा, फिर 2 गुना -5 बच्चा, 2 गुना -5। अब देखो आगे चल करके बेटा यहाँ पर y को झांक दीजिए ना, और नीचे से ऊपर चलना है। तो नीचे से ऊपर का मतलब क्या हुआ, इसको y को झांक दिया बेटा तो 3 गुना, गुणांक को लेना, x को नहीं लेना, 3 गुना -5, 3 गुना -5, बीच में माइनस ऑटोमेटिक होगा। अब ये बच्चा इसको झाग दो, 2 गुना -8, 2 गुना -8। अब बेटा कांस्टेंट लेना है तो कांस्टेंट को ढक दीजिए, कुछ भी रहे 1 लेना है, फिर ऊपर से नीचे तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, बीच में माइनस का साइन रहेगा बेटा, फिर नीचे से गुना करेंगे 3 गुना 1 तो 3 आ जाएगा। अब देखना चाहेंगे यहाँ पर बच्चे कि सर x आ गया 1 गुना -8, और ये क्या माइनस 5 गुना 10 बेटा, फिर यहाँ पे y आ गया -3 × 15, और माइनस प्लस कर देंगे बेटा तो 8 दूनी 16 इक्वल टू 1, 2 दूनी 4 -3। अब यहाँ पे आप देखो बेटा इसको सॉल्व करके क्या है, x बटा 10 में से 8 गया 2, फिर प्यारे बच्चों y 16 में से 15 गया 1, और बच्चा 1/1। तो क्या देखेंगे कि सर ये तीनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो क्या कहेंगे बेटा, इसके बराबर इसको ले लेंगे और इसके बराबर इसको ले लेंगे। देखेंगे बच्चा दिस इंप्लाइज x/2 बराबर बेटा 1/1, तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना आ गया 1। एक मान तो यहां से निकल गया बेटा, और y/1 बराबर 1 लेंगे बेटा, y/1 बराबर 1/1, क्रॉस गुना करेंगे y बराबर 1। कहने का मतलब हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम लोग हल किया बेटा तो x और y का मान आ गया। अतः हल आप यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। ये बच्चा आंसर है। 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। अब एक प्रश्न तो मैंने बनाया, आप लोगों को और प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, बनाएंगे। जो प्रश्न नहीं बनेगा उसको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाला जाएगा PDF को, और उसमें आपको जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, उसको हम लोग फिर देख करके जवाब देंगे। अब इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो देखिए बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के बीच में यहाँ पे रखे गए हैं, बनाएंगे इसको आप। 2 है, 3 है, 4 है, और इससे आधारित प्रश्न को आप लोगों के बीच में दे देते हैं। यहाँ पे प्रश्न को हम लोग रखा था, चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, इतना देख लो। आगे अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे का जो अब अगला मेथड है वज्रगुणन विधि के बाद तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि कहता क्या है, तुलना करना है, किसी से तुलना करना है भैया। तो तुलना करने का मतलब क्या हुआ, लगता है कि वो इसी के बराबर है, देख रहे हैं ना, तो तुलना करना है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, डायरेक्ट हम लोग चल देते हैं, स्लाइड पे देखेंगे बेटा कि इस प्रकार से 2x + 3y बराबर 19 और 19 और 3x + 4y बराबर 26 दो प्रश्न दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों को तुलनात्मक विधि से हल करना है। तो करना क्या है कि यार बच्चों की समीकरण 1 से बेटा देखेंगे यहाँ पर जो आपके बीच में ये समीकरण दिया गया है कि 2x + 3y बराबर 19। यहाँ से बेटा 3y बराबर निकाल लो तो 19 - 2x। यहाँ से बच्चा y बराबर निकाल लो तो 19 - 2x बटा 3। इसको मान लो प्यारे बच्चों, एक समीकरण तो माना ही था बेटा, इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है। ये समीकरण 1 से चला था आपने। अब समीकरण आपके पास क्या है बेटा, 2 है। तो 2 वाले समीकरण में क्या कहता है कि 3x
प्लस 4y बराबर 26। यहाँ से भी प्यारे बच्चों कोशिश करना है y का मान निकालना है। 26 माइनस 3x बेटा, y बराबर 26 माइनस 3x बटा 4, ये समीकरण 4 देख रहे हैं ना। यहाँ पर भी y का मान आपने निकाला और यहाँ पर भी आपने y का मान निकाला, तुलना कर दो बेटा। समीकरण 3 और 4 को बराबर कर देंगे हम लोग, तो देखेंगे ना y का वैल्यू यहाँ से भी आ गया, y का वैल्यू यहाँ से भी आ गया। तो बच्चे आपने देखा बेटा कि यहाँ पर भी समीकरण 4 में y का मान आया और समीकरण 3 में भी आया। उसी तरह से देखो बेटा हम लोग यहाँ पे निकाला था, फर्स्ट से y बराबर ये निकाला था बेटा और सेकेंड से y के बराबर ये निकाला था। दोनों आपस में क्या देख रहे हैं बच्चे, बराबर है। तो जब बराबर है बेटा तो इसी को देखिए आ गया, इसी पे आप लोग को बता देते हैं। देखिएगा क्या देखा बेटा कि समीकरण 3 और सर 4 बराबर कर रहे हैं, तो ये वाला मान प्यारे बच्चों, ये वाला मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको क्रॉस गुना कर लो बेटा। देखो 4 टाइम्स इतना कर दिया गुना, 3 टाइम्स इतना कर दिया गुना, गुना कर लो बेटा। 19 चौक 76, 4 दूनी 8, 26 तिया 78, 3 तिया 9। इसको प्यारे बच्चों इधर ले आओ माइनस वाले को, तो इधर आकर के प्लस में हो गया, इसको उधर ले गया माइनस में आ गया। 9 में से 8 गया x और प्यारे बच्चों 78 में से 76 गया, कितना बचेगा 2। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान इससे चाहे तो समीकरण 3 में या 4 किसी में भी बचा, समीकरण 3 में या 4 में किसी में भी आप रख दो, यहाँ से y का मान आपका प्राप्त हो जाएगा। देख लेंगे 19 माइनस 2x, तो x का मान आपके पास कितना आया था, 2 आया था। यहाँ पर आपने क्या देखा 3। अब y बराबर प्यारे बच्चों निकाल लो, 19 माइनस 4 3, ये आपका आया। 19 में से 4 गया 15/3, कितना कट के आ जाएगा बेटा, y का मान कितना निकल के आ गया 5। तो देखा ना आपने, यहाँ पे मान रख करके आपको बना दिए हैं कि x का मान 2 आया और y का मान कितना आया 5 आया। तो क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्रश्न अगर इस प्रकार से देता है और कहता है तुलनात्मक विधि से, मतलब कि कंपैरिजन मेथड से, वहाँ पे आप लोगों को तुलना करना है दोनों को और इस तरीके से हल करना होगा, तब 2 नंबर आपके प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएगा, 2 नंबर पूरा का पूरा अंक मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग और इस पे आधारित प्रश्न को दे देते हैं, क्या तुलनात्मक विधि से हम लोग हल कर लेंगे और प्रश्नों को चलिए देखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न और दिया गया है, तुलनात्मक विधि से प्यारे बच्चों इसको हल करना है। जैसे अभी आपने हल किया है, एक सवाल यहाँ पर भी दिया गया है, तुलनात्मक विधि से हल करना है। और एक सवाल दिए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी सवाल दिए हैं क्या, यहाँ पर भी दिए हैं। तो क्या है कि आप जब तक प्रश्न को खुद स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपके बीच में इस चैप्टर का नॉलेज नहीं होगा। और यहाँ पे आप इसको देखेंगे और देख करके इसको बनाएंगे। जहाँ पे दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, वहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन करके दे दिया जाएगा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, एक अगला मेथड लास्ट तीसरा मेथड है। 4 मेथड को अब तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, देख लिया और उस मेथड पे आधारित प्रश्नों को भी आप लोगों ने सॉल्व किया, देखा। अब एक लास्ट है बेटा अनुपात निर्णय विधि। यहाँ पे प्यारे बच्चों निर्णय विधि होगा, रेशियो मेथड। ये क्या कहता है सर, देखेंगे प्यारे बच्चों सवाल को हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे अनुपात निर्णय विधि में अथवा पद लुप्त करके चरों को अनुपात निकालो, फिर दोनों चरों के अनुपातिक मान किसी एक समीकरण में रखकर अनुपात के अंतर को निकालें, फिर प्रत्येक चर का मान ज्ञात करें। देखिए इस बात से उतना स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन सीधा सवाल से आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। बेटा आपके पास एक सवाल यहाँ पे है कि 3x + 5y। देखेंगे बच्चे सवाल में आप लोगों के बीच में ये कहा कि 3x + देखेंगे क्या 3x + 5y = 7। ये समीकरण क्या है बेटा, फर्स्ट है। और अगला समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, 5x + 12y = 14। ये बेटा समीकरण क्या है, 2 है। अब इसको हमको अनुपात निर्णय विधि से सॉल्व करना है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करना है
कि इसके इक्वल लाने के लिए प्यारे बच्चों हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। इसको कुछ नहीं करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, गुना करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, जरा इसको देखो तो बच्चे, देखो ये 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और 7 दूनी 14, ये समीकरण क्या आया बेटा, इतना प्राप्त होकर आया। अब करना क्या है कि समीकरण 2 में 3 को घटा दो बेटा, देखो 2 में 3 को घटा दो तो 5 में से 6 जाएगा प्यारे बच्चों, -x आएगा बेटा। और आप क्या देखें, 12 में से 10 गया प्यारे बच्चों, 2y बचा। 14 में से बेटा 14 गया, कितना बचा, 0 बचा। अब प्यारे बच्चों देखो, पहला काम क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया। देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट को बराबर करने के लिए फर्स्ट में प्यारे बच्चों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक समीकरण बन करके आया, जिसको थर्ड मान लिया। 2 में थर्ड को घटा दिया प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे परिणाम आ रहा है। परिणाम किस प्रकार से आ रहा है प्यारे बच्चों, देखो बेटा उसको उधर कर दो तो 2y बराबर बेटा क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पर आप चाहेंगे प्यारे बच्चों तो देखो y बराबर बेटा x/2 आ गया, ठीक है। और नीचे अब यहाँ पे कुछ तो ऐसे भी मान लो कि 1 आया, मान लेते ये दोनों रेशियो में है बेटा, इसको कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे। सारी बात को हम आप लोग के बीच में दिखा रहे हैं। घटाने के बाद देखिए ये परिणाम आया था, परिणाम के बाद प्यारे बच्चों x/2 y/1 बराबर k माना बेटा। तो यहाँ से आपने जब मान ही लिया तो क्या देखा, देखिए रिजल्ट क्या आप लोग के बीच में आया। अब यहाँ से y/1 बराबर k, x/2 बराबर k, तो प्यारे बच्चों y/1 बराबर अगर आप k लेंगे तो यहाँ से y बराबर आपका मान कितना आएगा, k आएगा। उसी तरह से फिर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ये देखना चाहेंगे, देखेंगे यहाँ पे x/2 बराबर k, तो x बराबर कितना आएगा बाबू, 2k आएगा। अब आपने क्या देखा, x का मान 2k निकाला, y का मान बेटा आपने k निकाला। अब ये x और y के मान निकालने के बाद समीकरण 1 जो आपके पास है उसमें पुट कर दो। देखो सारा चीज को यहाँ पे बनाए हुए हैं, 3x + 5y बराबर 7, 3x का मान प्यारे बच्चों 2k, देखो यहाँ पे आपने रखा है, फिर +5y का मान आपने k रखा बेटा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 दूनी 6 + 5k, तो बराबर आपके पास कितना आ गया बेटा 11, और यहाँ पे बराबर आपके पास कितना है 7, तो k का मान कितना निकल करके आ गया 7/11। जब k का मान 7/11 रखने के बाद आ गया तो यहाँ से अब आप x और y का मान प्यार से निकाल सकते हैं बच्चे। देखिएगा चूंकि x का मान आपके पास था कितना, देखिएगा 2k, x का मान जो बच्चा 2k था, 2 और k का मान आपने निकाला है 7/11, तो 7 दूनी 14/11, ये एक आंसर आ गया। और y का मान तो प्योरली आपका k है बेटा, तो k का मान आप यहाँ पर रख दीजिएगा 7/11, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या देखा, ये अनुपात निर्णय विधि, मतलब इसको हम अनुपात में करके बनाए हैं प्यारे बच्चों, और सारा आपका बनाया हुआ है। तो इसी को अच्छे से आप समझ लेंगे ना, तो कोई भी प्रश्न आपके बीच में जब आएगा तो आप आराम से प्यार से इसको बना सकते हैं बेटा। तो बढ़िया से आपने देखा, पांचों मेथड को आपने देखा और पांचों मेथड के आधारित प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। तो आज अनुपात निर्णय विधि लास्ट था, इस पे आपने प्रश्नों को अच्छे से प्रश्न को डील किया, और भी प्रश्न इसमें आपके बीच में दिया जा रहा है जिसको आप लोग बनाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए देखो बेटा, अनुपात निर्णय विधि पे भी आपका 4-5 प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। बड़ा अच्छे तरीके से डिजाइन बना के दिया गया है बाबू। ये एक सवाल दिया गया है बेटा, एक सवाल ये दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है। आप इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके प्यारे बच्चों इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अनुपात निर्णय विधि था जो लास्ट आखिरी विधि था प्यारे बच्चों। अब हम अनुपात निर्णय विधि पर बेटा कुछ वस्तुनिष्ठ आधारित इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डील कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं अनुपात निर्णय विधि पे, तो देखना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि अनुपात निर्णय विधि पे क्वेश्चन क्या करता है।
चलिए देखेंगे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है क्या, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है बेटा, चारों ऑप्शन में मान को रख करके आप चेक करेंगे कि किस मान को रखने पर हमारा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखना चाहेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये फर्स्ट से आप शुरू करेंगे बेटा, तो 3x + 5y आपको दिया गया है बेटा। तो 3 यहाँ पर रहने दो प्यारे बच्चों, x के मान फर्स्ट ऑप्शन से ले लो 14/11 प्लस प्यारे बच्चों 5 गुना y का मान कितना लेना है 7/11। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 4 42/11, 7 × 35/11, एलसीएम लेने प्यारे बच्चों तो 42 + 35 ऐड करो बाबू, 5 2 7, 4 3 7, 11 11 7 77। क्या देखा बेटा कि LHS मेरा 7 था तो 7 आ गया। अब इतना में नहीं कहेंगे कि आंसर यही होगा, इसको दूसरे में भी रख करके चेक किया जाए। फर्स्ट में तो रखा प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट में तो मान हमको बराबर कर दिया, और इसको हम दूसरे में रख करके चेक करते हैं। तो दूसरा समीकरण कितना बेटा 5x के मान रख दो 14/11 प्लस प्यारे बच्चों 12y का मान 7/11। यहाँ से सॉल्व कर लो 14 × 5 = 70/11 और 10 × 7 = 84/11 ऐड कर लो बेटा तो 11। अब ये आ जाएगा 70 + 84 4 8 7 15/11। अब इसको बेटा काट दो, तो जब काटेंगे यहाँ से तो 11 × 1 = 11 आ जाएगा बेटा। फिर इसके बाद कितना बच गया आपको यहाँ पे 4 44 और इधर कितना आ जाएगा बेटा 44, तो 14 आपका आ गया, बराबर में 14 है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसका क्लियर हो गया है ना। फर्स्ट ऑप्शन में रिजल्ट दे दिया बेटा, बाकी को रखने की जरूरत नहीं है, वास्तव में आंसर यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है। चलिए बहुत अच्छा, आगे आपका सवाल जो है बेटा उसको देखना चाहेंगे। क्या कहता है, अनुपात निर्णय विधि में पहले क्या किया जाता है। अनुपात निर्णय विधि में पहले क्या किया जाता है, तो ऑप्शन में दिया दोनों समीकरणों को गुणा, एक चर का लोग कर दोनों चरों का अनुपात निकालना, ग्राफ बनाना, वज्र गुणन करना। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या आपको नजर आया, स्पष्ट बात तो कह रहा है बेटा दोनों समीकरणों का गुणा करना, ये बात होगा नहीं, ग्राफ तो हम लोग बनाएंगे नहीं, वज्र गुणन होगा ही नहीं। तो क्या आंसर आ गया, एक चर को लोप कर दो, मतलब कि दो आपके वहां पर है, कोई एक को लोप कर दो मतलब लुप्तीकरण से हटा दो प्यारे बच्चों। उसके बाद आप आराम से प्यार से देखेंगे, उसका अनुपात करके निकाल लेना है, आगे का जवाब मिल जाएगा। तो बी आंसर आपका सही है। अब यहाँ पर बेटा देखना है आगे के प्रश्न जो दिया गया है आपको, कितना अच्छा आपका बनाया गया है कि x = 2y। तो बेटा यहाँ पे अनुपात आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, x/2 = y/1 का मान होगा। अब इसमें से आप लोगों को देखना है कि किसका मान यहाँ पर होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो बेटा कि जब x बराबर आप लोगों के बीच में 2y दिया गया है, तो इसको अगर हम रेशियो में लाते हैं बेटा x/2, अब यहाँ पे y/1, तो बराबर में क्या रिजल्ट करेंगे, k करेंगे। और क्या रिजल्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो बाकी कुछ और कर नहीं सकते हम लोग। तो x बराबर यहाँ से जब निकालेंगे प्यारे बच्चे तो 2k आ जाएगा, और y बराबर निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि x/2 y/1 का मान, तो इतना का मान क्या होगा, k होगा, कांस्टेंट लिया गया, तो यहाँ पर बेटा k हो गया। अगर और कोई दूसरा कांस्टेंट हो तो ऑप्शन में देता तो हम लोग उसको ले लेते। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न को देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न आगे है, तीन प्रश्न को उधर क्लियर किया। चौथा है अनुपात निर्णय विधि मुख्यतः किस प्रकार के समीकरणों के लिए प्रयुक्त होती है। द्विघात समीकरण बिल्कुल गलत बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण बिल्कुल सही बात, घातांक समीकरण जी नहीं, त्रिकोणमितीय समीकरण जी नहीं। अरे भाई अभी जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण,
तो भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ही ना हमारा अनुपात निर्णय विधि लागू होगा। तो ये स्पष्ट हो गया बेटा, आंसर बी करेक्ट हो गया। आगे का सवाल आप लोगों के बीच है यहाँ पर क्या है बच्चों कि x अनुपात y बराबर 2:1। देखिए बेटा x बटा y बराबर 2/1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, x को नीचे ले आओ बेटा, x बटा 2 और यहाँ पे y बटा 1 बराबर मान लेते हैं कांस्टेंट। तो देखेंगे बेटा कि x/2 बराबर k, तो यहाँ से x का मान कितना निकल करके आ जाएगा 2। फिर प्यारे बच्चों y बटा 1 बराबर लेंगे k, तो बेटा y बराबर यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा k। तो कहता है x प्लस y बराबर 9 में x का मान ज्ञात करें। तो देखना है हम लोग को यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखेंगे बेटा कि x प्लस y का बात किया है, x प्लस y बराबर 9। तो x का मान बेटा कितना है आपके बीच में, देखो यहाँ पर आपने लाया है 2k प्लस y का मान आपने लाया है k बराबर 9। 2k प्लस k 3k इज इक्वल टू 9। काट दो बेटा 3 आ जाएगा, तो k का मान कितना निकल करके आ गया 3। पूछता किसका मान है प्यारे बच्चों, x का मान। तो बेटा x का मान यहाँ पर कितना है, x बराबर आपके बीच में है 2k गुरुजी, x बराबर 2k का मान 3 कितना आएगा बेटा 6। कितना प्यारा सवाल था बेटा, सी इज करेक्ट है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि सर इस प्रकार के प्रश्न अगर दिए गए हैं तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे प्यारे बच्चों। आगे सवाल देखना चाहेंगे, इसमें और 2-3 सवाल होंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पे। देखना क्या कहता है, यदि अभी जैसा बनाया ना सेम सवाल वैसा ही है, एकदम सेम टू सवाल है प्यारे बच्चों, कहीं इसमें गड़बड़ सड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। देखेंगे सीधा x y का अनुपात 3:2 दिया है बेटा। देखो x और y का अनुपात 3y कितना दिया है 2 दिया है। तो मान लो बेटा x बराबर 3k और y बराबर 2 के अनुपात में k शामिल है, या फिर ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो 3 को यहाँ पर ले आओ, x/3 y को वहां लेके चल जाओ बेटा, फिर तिरछा तिरछी करेंगे यही आएगा, मान लो इतना बराबर 3। ठीक है, सही कर दिया। तो यहाँ से x बराबर 3k आ जाएगा और y बराबर 2k आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों इसमें रख दो, y का मान पूछता है अब, तो x प्लस y बराबर 20 है। x का मान आपने लाया प्यारे बच्चों 3k, y का मान 2k बराबर 20। क्या देखेंगे 3k 2k कितना होगा बेटा 5k बराबर 20। काट दो 5 चौक 20 प्यारे बच्चों, k का मान कितना आया 4 आया। सर k का मान 4 आ गया, तो अब मुझे पूछता है किसका मान प्यारे बच्चों, y का मान। और आपने y का मान यहाँ पे निकाल के रखा है बेटा, y का मान रखा है 2k। 2 गुरुजी k का मान कितना आपने प्राप्त किया है 4, तो 4 2 जा कितना होगा बेटा 8। आंसर इसमें कौन सा होगा, बी इज करेक्ट। तो आगे आपका सवाल है बेटा, इस पर देखेंगे आप अच्छे तरीके से देखेंगे, 1-2 बार वीडियो को चला करके देखेंगे, कंफ्यूजन होगा तो उसको और एक बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा बात। देखना चाहेंगे, कहता है अनुपात निर्णय विधि वास्तव में किस विधि का दूसरा रूप। लो बेटा, मतलब इसका ये जो विधि है वो किस विधि का दूसरा रूप है, प्रतिस्थापन विधि, तुलना विधि, या इसी को तुलनात्मक विधि कहेंगे प्यारे बच्चों, लुप्तीकरण विधि व जगुणन विधि। तो बेटा इसी विधि लुप्तीकरण विधि के, क्यों लुप्तीकरण का मतलब ही होता है कि 2 व्यक्ति अगर रहे वहां और एक को हटा दिया जाए तो बचेंगे क्या, एक बचेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो आज भारत स्वतंत्र है, इसका क्या रीजन है कि अंग्रेज यहाँ से लुप्त हो गए, मतलब चले गए, तो केवल इंडियन बच गए, भारतीय रह गए। तो 2 में से एक को हटा देंगे प्यारे बच्चों तो एक बचेगा। और यही काम इसी को लुप्त करने के बाद बेटा हम लोग उसको अनुपात करते हैं। तो अनुपात निर्णय विधि का दूसरा जो रूप आपका आएगा या दूसरा विधि जो आएगा वो कौन सा होगा, लुप्तीकरण विधि होगा। चलिए क्लियर हो गया। आगे का सवाल जो है प्यारे बच्चों ये देखना चाहेंगे कि सर x और y का रेशियो दिया है बेटा, फिर उसी प्रकार से सवाल आ गया, तुरंत इसको जवाब हमारे बच्चे दे देंगे। x अगर और शॉर्ट बनाना चाहे बेटा कि सर कैसे सटासट बना दे, तो x बराबर ले लो बेटा 5 के अनुपात में k शामिल कर दो और y बराबर ले लो 3 के। कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे कितना है x प्लस y बराबर 24।
प्यारे बच्चों x का मान 5k प्लस 3k बराबर 24। अब ये 5 3 8k 24 बेटा कैंसिल कर दो, 8 या 24 तो k का मान कितना आ गया? k का मान बेटा 3 आ गया। k का मान कितना आ गया? 3 आ गया। जब k का मान 3 आ गया तो पूछता किसका भैया? x का मान। तो ये जो बड़ी पकड़ना भाई, x का मान तो 5, k का मान 3, 3 बचे कितना बेटा? 15। बी इज करेक्ट। देखो बी आंसर भी दिया गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों प्रश्नों को आप चाहें तो एकदम चुटकी में उड़ा सकते हैं, प्रश्न में कोई दम नहीं है। देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है और अच्छे तरीके से आपने अभी तक देखा है। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार के सवाल उठा लिए गए हैं कि सर x और y का रेशियो दिया गया है। x और y का जो रेशियो दिया गया है क्या, वो क्या दिया गया है? तो मान लो यहाँ पर x बराबर 4 के प्यारे बच्चों और y बराबर 7 के रेशियो में करेंगे तो खत्म हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 33। देखिएगा x प्लस वाई बराबर 33। तो प्यारे बच्चों x का मान डाल दो ना यहाँ पर 4k और y का मान 7k इज इक्वल टू 33। 7 4 11k बराबर 33। प्यारे बच्चों k बराबर निकाल लो, 33 बाई 11 कैंसिल। देखेंगे 11 दिया क्या आ गया? 33। k का मान कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। जब k का मान 3 आ गया तो पूछता किसका है? y का मान पूछता है और y बराबर आपके बीच में कितना है? 7k। y बराबर 7k, 7k का मान 3 कितना आएगा बेटा? 21। देखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से मान रख करके आप बना सकते हैं और कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। बस दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए या समीकरण को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों जोड़ घटाव गुना भागा पे पकड़ बनाना होगा। अगर ये आपका अगर अच्छा से मजबूत अगर जोड़ घटाव गुना भागा है तो इस चैप्टर में कहीं परेशानी नहीं होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अनुपात निर्णय विधि में x बराबर 2k y बराबर k रखने का उद्देश्य क्या है? देखो बेटा x बराबर 2k और y बराबर k रखने का उद्देश्य क्या है? समीकरण को कठिन बनाना, पहला ऑप्शन। अनुपात के आधार पर चर का मान ज्ञात करना, ग्राफ बनाना, गुणनखंड करना। बेटा ये सब तो फालतू है, गुणनखंड का कोई बात ही नहीं इस चैप्टर में। ग्राफ का भी तो चर्चा किए ही नहीं है, ग्राफ सिखाएंगे, सीखना भी है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। अब बात कर दिया बेटा समीकरण को कठिन बना। बताओ तो भला कोई भी मान को अगर हम रखेंगे करेंगे तो कठिन बनाने के लिए थोड़ी करेंगे, उस प्रश्न को सरल करने के लिए, उस प्रश्न को इजी करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग रखते हैं। तो बेटा इसमें आंसर बी आपका करेक्ट होगा। अनुपात के आधार पर चर का मान ज्ञात करना। जब भी हम लोग x और y का मान जब यहाँ पे ले रहे थे तो अनुपात में शामिल कर रहे थे और उसको हम लोग रख रहे थे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको देखा कि ये 10 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को देखा। अब प्यारे बच्चों आपका इस सेशन में आपका स्वागत है और लास्ट है। तो आप लोगों ने अब तक जो देखा वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को परिभाषित किया था, चर को किया था, अचर को किया था, बेटा समीकरण को किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण को परिभाषित किया। फिर आपने देखा कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 5 विधियां हैं और पांचों विधियों को आपने अच्छे तरीके से देखा। लुप्तीकरण विधि, अनुपात निर्णय विधि, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्यारे बच्चों इसी में एक और विधि था। तो पांचों विधियों का आपने इस तरीके से देखा। अनुपात निर्णय विधि को देखा, लुप्तीकरण को देखा, फर्स्ट में ही आपने देखा था प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट में ही आपका ये था ना, तुलनात्मक विधि छूट गया था, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, वज्रगुणन, जिसको वक्र हो गया है, वज्रगुणन और अनुपात निर्णय। पांचों को बेटा हम लोग अच्छे तरीके से डील किया और पांचों पे हम लोगों ने उदाहरण भी दिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दिया प्यारे बच्चों। तो आपने क्या देखा इस सेशन में? पूरे सवाल को आपने अच्छे तरीके से बनाया
और अच्छे से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगले सेशन में अब हम लोग इसका और टॉपिक लेकर के आएंगे और प्रश्न को बनाएंगे। आप सभी तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।